नमस्कार दोस्तों। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मीडिया उन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन समय के साथ उन खबरों का जो स्तर है वो ऐसा बन जाता है कि दूसरे लेवल पर चीज़ें कुछ पहुंचती हुई नज़र आने लगती हैं। एक दूरगामी सोच उसमें नज़र आने लगती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को लेकर अभी इस समय कुछ घटनाक्रम चला है। आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है और रणनीतिक रूप से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए जो अभियान लंबे समय से शुरू किया हुआ है, ख़ासतौर से पसमंदा मुसलमान मतलब जो पिछड़ा और गरीब मुसलमान है। कहा जाता है कि देश के 80% मुसलमान पसमंदा मुसलमान हैं, और जो राजनीतिक क्षेत्रों में जो सक्रिय लोग हैं वो ज़्यादातर अपर कास्ट के हैं। और ये माना जाता है कि जो पसमंदा मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, उसे ना तरक्की मिल रही है, ना उसे सरकारी योजनाओं का लाभ उतना मिलता है। और इसी चीज़ को बीजेपी ने फोकस किया है। बीजेपी का मानना है कि वो जो भी योजनाएं चला रही हैं उसको बिना किसी भेदभाव के चला रही है। जैसे बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हमने जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है उसमें हमने किसी की जात, बिरादरी, धर्म, मजहब नहीं देखा, सबको एक तरीके से दिया गया है। और उसमें मुसलमानों का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ही अगर आंकड़े की बात करें, 4.5 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो विभिन्न योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे वो राज्य सरकार की हों। जिसे कहते हैं बीजेपी वाले डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा उठा रहे हैं। और बीजेपी ने इस मैसेज को वाइड करने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए कुछ और काम भी उत्तर प्रदेश में किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय जो उच्च सदन है, विधान परिषद है, 100 सदस्य है, उसमें 80 के करीब मेरे ख्याल में जो विधायक हैं, एमएलसीज हैं, वो बीजेपी के हैं। अभी 2 और बीजेपी अपने चुनवा सकती है, ये भी चर्चाएं हैं। और जो इसमें मुस्लिम जो एमएलसी हैं वो 6 हैं, और उनमें से 4 इस समय बीजेपी के हैं। जी हाँ, आपको चौंकाने वाली बात है, 2 एमएलसी समाजवादी पार्टी के हैं और 4 बीजेपी के हैं। दूसरी ओर विधायकों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो अब तक 33 विधायक मुसलमान थे, 33। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता चली गई, तो उसके बाद ये 31 संख्या रह गई है। स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे। और बीजेपी इस समय फोकस कर रही है पसमंदा मुसलमानों को, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की आबादी का 20% मुसलमान जो हैं, आबादी का 20% हिस्सा हैं उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी उसमें से जानती है कि इसमें से 80% पसमंदा मुसलमान हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे तारिक मंसूर, उनको एमएलसी बना दिया है। जी हाँ, वीसी रहते हुए उन्हें एमएलसी बनाया गया। और इसके बाद खैर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि विधायक अगर आप बन जाते हैं तो फिर आप वीसी नहीं रह सकते। ये एक बड़ा कदम उठाया है और वो पसमंदा मुसलमान है। इससे पहले दानिश आज़ाद अंसारी, जो योगी की सरकार में राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले हैं शायद, वो भी पसमंदा मुसलमान हैं, एमएलसी हैं। इसके अलावा बक्कल नवाब और मोहसिन रजा, 2 मुस्लिम एमएलसी हैं, दोनों शिया हैं, ये दोनों बीजेपी के हैं। दोनों का कार्यकाल अगले साल ख़त्म होने जा रहा है, नवाब का और मोहसिन रजा का। बक्कल नवाब के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। बक्कल नवाब पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे, और 2017 में, उस समय बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी थी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर 2017 बीजेपी सत्ता में आई, और अगले साल ही इन्होंने नवाब और मोहसिन रजा दोनों को एमएलसी बना दिया। इसके अलावा एक लंबा गैप था जो बीजेपी ने फिल किया था। 2018 में जब इनको एमएलसी बनाया था, तो उससे पहले बीजेपी का उत्तर प्रदेश में लास्ट एमएलसी थी सीमा रिजवी। सीमा रिजवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सीमा रिजवी जो थी, मंत्री भी रही उत्तर प्रदेश की सरकार में, मायावती की सरकार में भी मंत्री रही। और उनके पिता एजाज रिजवी कल्याण सिंह की सरकार में कभी कैबिनेट मंत्री रहे थे, 1991-92 में जो हुई थी, और बाबरी विध्वंस के बाद जिस सरकार को हटाया गया था, ख़त्म किया गया था। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी थे एजाज रिजवी साहब। मुझे उनके साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भाग लेने का भी मौका मिला था एजाज रिजवी को। उनकी बेटी थी सीमा रिजवी, और थी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल 47 साल की उम्र में उनका अगस्त 2009 में ब्रेन हैमरेज हो जाने के कारण उनका निधन हो गया था, और उस समय वो बीजेपी की एमएलसी थी। बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया हुआ था। उर्दू विभाग था लखनऊ का, जो उसकी यूनिवर्सिटी का, उसकी वो विभागाध्यक्ष हुआ करती थी और बड़ी सम्मानित थी। मायावती ने भी उस समय बड़ा शौक जताया था, जो उस समय मुख्यमंत्री थी। मैं थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि बीजेपी की मुसलमानों तक पहुँच बनाने की कोशिशें पहले से रही हैं। सिकंदर बख्त बीजेपी के जाने माने मुस्लिम नेता रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आपको पता ही है कि बीजेपी ने मुस्लिम सम्मेलन कराए थे, और ख़ासतौर से रामपुर में भी मुस्लिम सम्मेलन हुआ था, और रामपुर में उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, वो बीजेपी ने जीता था। माना जा रहा है कि मुसलमानों ने बीजेपी के समर्थन में वोट किया था। रामपुर का विधानसभा का उपचुनाव भी बीजेपी ने जीता, उसमें भी बीजेपी को मुसलमानों ने वोट किया था, ये माना जा रहा है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की और उन्हें साथ लेकर चलने की, और बीजेपी का नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। उसी को बीजेपी परिलक्षित करना चाहती है अपने कार्यकलापों से। और ये भी माना जा रहा है कि हाल ही में बहुत जल्द निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं सिविक बॉडीज़ के, नगर निकायों के, नगर पालिका, नगर निगमों के, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी ने पिछली बार किसी प्रत्याशी को अपने मैदान में नहीं उतारता। 2022 में किसी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा था, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि निकाय चुनाव में कुछ मुसलमानों को टिकट देने की योजना बीजेपी बना रही है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक मुस्लिम प्रत्याशी था, लेकिन वो अपना दल के कोटे से था, हैदर अली खां, जो अब्दुल्ला आजम के सामने स्वार विधानसभा सीट, जहां अब उपचुनाव होने जा रहा है, वहां से लड़ा था, और हैदर ने 30% वोट हासिल किए थे। माना जाता है कि बीजेपी का वोट भी उसे ही मिला था, चूँकि बीजेपी ने ये सीट अपना दल को दे दी थी, जो उनका सहयोगी दल है। तो इस समय काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बीजेपी कुछ फोकस करके चल रही है अलग अलग सेगमेंट्स को, और उनकी कोशिश ये है कि जो बीजेपी पे कहा जाता है कि बीजेपी हिंदूवादी एजेंडे पे चलती है, अपने हिंदूवादी एजेंडे पे तो बीजेपी चल ही रही है, लेकिन ये जो एक धारणा बनाई जाती है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, उस धारणा को तोड़ने की पूरी कोशिश बीजेपी करती हुई नज़र आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कहा भी है कि हमें पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपने आप से जोड़ना है, और पिछड़ों में और अति पिछड़ों में पसमानदा मुसलमान भी आते हैं, और इसी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है कि पसमानदा मुसलमानों को अपने से जोड़ा जाए, और कोशिश ये की जाए कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि देखिए बीजेपी के साथ मुसलमान भी जुड़ रहे हैं। और इसका लाभ बीजेपी को कहाँ होता है? इसका लाभ बीजेपी को तब होता है जब वो केरल में चुनाव लड़ती है, या किसी ऐसे इलाके में चुनाव लड़ती है, हैदराबाद में लड़ती है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो वहां पर बीजेपी को इन चीज़ों से ये मैसेज देने में सहूलियत होती है कि साहब देखिए हमने मुसलमानों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, हमने मुसलमानों को एमएलसी भी बनाया है, उन्हें विधानसभा में भी पहुंचाया है, विधान परिषद में भी पहुंचाया है, और राज्यसभा में भी पहुंचाया है। ये सब मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी को मुसलमानों के किसी समर्थन की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी इतना कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, तो इसका इम्पैक्ट तो निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं चलेगा। तो बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।